अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है, आइए देखते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन का कंप्लीट मैकेनिज़्म क्या है। एक्चुअली रेस्पिरेशन कहते किसे हैं, हम समझ लें सिंपली क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, किस पर्पस के लिए, ताकि उसमें से एनर्जी हासिल कर सकें। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या है, इसका प्रोसेस है। तो हम कहते हैं जी इस प्रोसेस के अंदर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व क्या है, सीरीज ऑफ रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमारे पास क्या जी, कौन से सीरीज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमारे पास एरोबिकली भी होता है सेटअप और एनएरोबिकली भी सेटअप मौजूद होता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस। फॉर द स्टडी ऑफ ऑल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन we will go into the mechanism of aerobic respiration। तो याद रखिएगा जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन शामिल हैं। तो एक्चुअली ग्लूकोज के टूटने के प्रोसेस को अगर डिस्कस करना चाहते हैं कम्प्लीटली, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन को। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन एक कांस्टेंट या कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये स्टेप बाय स्टेप रुक रुक कर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये कंटिन्यूसली होता रहता है। तो हम कह देते हैं ये कंटिन्यूस प्रोसेस होने की वजह से हम नॉर्मली इसके लिए क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास जिन भी प्रोसेस के जरिए होता है, तो ये नॉर्मली हम कह देते हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस में इस बात को समझने की खातिर आपने क्या क्या कन्वीनियंटली इसको इजीली समझने की खातिर आपने इसको 3 स्टेजेस के अंदर अलग अलग डिवाइड कर लिया है। पहली स्टेज हमारे पास कहलाती है इसकी ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी स्टेज कहलाती है क्रेब्स साइकिल और तीसरी कहलाती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ओवरऑल आप इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए करते हैं 3 बड़े स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड स्टेप है क्रेब्स साइकिल और फिर लास्ट में आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारे पास स्टेप हैं इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है। अब ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत दफ़ा ये स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ होती है ये स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी ग्लाइकोलाइसिस अक्कर इन साइटोप्लाज्म, और इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ ग्लूकोज सिंपली टूटता है पायरोविक एसिड के अंदर। तो ये प्रोसेस सारे का सारा ग्लूकोज अपना जो होता है टूटने का प्रोसेस कहते हैं हमारे पास। ग्लाइकोलाइसिस इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस स्टेज, इट अकर इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होती है और ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। दैट इज वे, इसी वजह से इट अकर इन बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती तो ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन का भी हिस्सा होगी और एन एरोबिक, दोनों रिएक्शंस का हिस्सा होगी। तो हमारे पास क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, होता है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एक 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन हो जाता है किसके अंदर, 2, याद रखिएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड, जो कि एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये हमारे पास पहला स्टेप है। ग्लूकोज एडीपी और एनएडी प्लस, ये दोनों हमारे पास समझ लें कि कोएंजाइम्स के तौर पर एनएडी प्लस था। तो ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़कर 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल बना लेते हैं और साथ में एटीपी और एनएडीएच का मॉलिक्यूल, एडीपी एटीपी में बदल जाती है जो कि एनर्जी का मॉलिक्यूल है, एनएडी प्लस एनएडी एच में हमारे पास तब्दील हो जाता है, दोनों एनर्जी के मॉलिक्यूल है। तो ये ग्लूकोज के, यानी जो कि एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड था, उससे ये टूट कर क्या बन गया, आपके पास एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड पायरोवेट बन गया है। पायरोवेट जो होता है वो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि बाकी का जो प्रोसेस है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होना है। तो उसके लिए उसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोएंजाइम ए को अटैच करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड अपने आप को एसिटाइल कोएंजाइम ए में तब्दील कर लेगा, जो कि एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। और ये 2 कार्बन वाला जो कंपाउंड है ये बड़े आराम से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है और क्रिब साइकिल का स्टार्ट ले लिया जाएगा। तो कहते हैं जी हमारे पास सेकंड स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेज कौन सी है, स्टेज सेकंड, जिसमें कहते हैं जी क्रिब्स साइकिल। द पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, वही जो मैंने कहा था, पायरोवेट का मॉलिक्यूल पहले ऑक्सीडाइज होगा अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ ATP, NADH and FADH2 before entering the Krebs cycle, यानी क्रेब्स साइकिल में इंटर होने से पहले पायरोविक एसिड चेंज इनटू अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए। मैंने क्या कहा था,
कि जो भी मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर होगा वो FADH2 NADH और ATP की ऑक्सीडेशन के बाद अपने आप को तोड़ चुका होगा। लेकिन याद रखिएगा क्रेब्स साइकिल में दाखिल होने से पहले ये पायरोवेट का मॉलिक्यूल अपने आप को 3 कार्बन से 2 कार्बन वाले कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए में तब्दील करता है। तो ये हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए पहले ये बना है, फिर ADP, फ्लेविन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD+, NAD ये सारे ऑक्सीडाइज हुए हैं और इन्होंने अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया किसमें, ATP में, ADP ने, FAD ने FADH2 में और NAD ने NADH में अपने आप को तब्दील कर लिया और कोएंजाइम ए अंदर से निकालकर कार्बन डाइऑक्साइड इसकी प्रोडक्ट बनी है। अब हमारे पास चूंकि ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं, जितने भी हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल हैं इनको बारी बारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर से गुजारना है। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेज है, NADH और FADH2 जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं, इनको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर से गुजारा जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें दोबारा एनर्जी के मॉलिक्यूल मिलेंगे और साथ पानी भी बनेगा। तो ये हमारे पास इस रेस्पिरेशन का आखिरी स्टेप है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला। इज अ फाइनल स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन और ये एंड स्टेप है जिसमें हमारे पास सबसे लास्ट में ये प्रोसेस होता है। तो हमारे इट इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हमारे पास ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर चेन। इस स्टेप में क्या होता है, NAD और FADH2 रिलीज करते हैं क्या, अपने अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टेक अप बाय द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद होते हैं वो उन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, टेक अप कर लेते हैं, वसूल कर लेते हैं, ले लेते हैं। When electron move through the series of electron carrier, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर से तो दे लूज एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करते हैं विच इज लास्ट में यूज की जाती है टू सिंथेसाइज ATP। अब याद रखिएगा आफ्टर द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आफ्टर द एंड ऑफ द चेन, यानी चेन के बिल्कुल लास्ट में इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। आखिर पे वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन मिलकर जिनकी एनर्जी जा चुकी होती है वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करते हैं, एट द एंड क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं। यही हमारे पास क्या है, इसका लास्ट स्टेप है जिसमें NADH FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। ये अपने हाइड्रोजन और साथ में क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर से गुजरते हैं तो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। आखिर पे ये हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करते हैं, हमारे पास एट द एंड क्या करते हैं, वाटर बना देते हैं, साथ में ये हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या है जी, मैकेनिज्म है किसका, रेस्पिरेशन का। तो ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए इनको आपने अच्छी तरह से याद भी करना होगा और लिखना भी है साथ में, और ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।